स्टूडेंट्स की आज हेल्प करने आई हूँ जो बार बार फॉर्मूलाज को भूल जाते हैं। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट होती है कापा यानी कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलरिटी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। Hello my shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. Students, today I am here to discuss all formulas with regard to your chemistry subject. तो आज स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्ड में। एंड यू वेरी वेल नो दैट केमिस्ट्री फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में डिवाइडेड है एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन फॉर्मूलाज। दो वहां पे थ्योरी भी देखने को मिलेगी बट मेजर सेक्शन हमें वहां पे न्यूमेरिकल पोर्शन का देखने को मिलता है। और अगर मैं पेपर की बात करती हूँ तो पेपर में न्यूमेरिकल तभी सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको वो फॉर्मूला याद है। तो अब आप जब बार बार किसी फॉर्मूला को रिवाइज करते हो तभी वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठता है, या इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकती हूँ अगर आप उस फॉर्मूला को किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तभी आपको वो याद रहता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स की आज हेल्प करने आई हूं जो बार बार फॉर्मूलाज को भूल जाते हैं, ठीक है, या वो स्टूडेंट्स जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं फॉर्मूला शीट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत को और आसान बनाने के लिए आज हम फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। एंड कंप्लीटली हम मोस्टली ये बोलेंगे भी फिजिकल के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं जिसमें फॉर्मूला बेस्ड वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो वन बाय वन करके हम उन फॉर्मूलाज को आज स्टडी करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे विद रिगार्ड टू फिजिकल केमिस्ट्री। सो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ लाइन्स है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में से अप्लाई भी करिएगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, प्रैक्टिस कर, अभ्यास कर बार बार, अभ्यास कर बार बार, मुश्किल से मुश्किल सवाल का हल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सो स्टूडेंट्स, आपकी इस कोशिश में थोड़ी सी और मदद करने के लिए आज का ये सेशन है। Let's start this particular class with a beautiful smile. Yes? तो जैसे कि मैंने आपको बोला फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं with regard to your class 12th standard, so my dear students, class 12th में आपके फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। The very first chapter is about a solution, second chapter is your electrochemistry and third chapter is your chemical काइनेटिक्स। सो वन बाय वन करके हम हर चैप्टर को कवर करेंगे एंड ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आपको कवर करना चाहूंगी भी 50 ऐसे फॉर्मूलाज हैं या मैं कहूंगी 50 ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको इन चैप्टर्स की मतलब याद होनी चाहिए। इन अदर टर्म्स में ये कह सकती हूँ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर्स, दैट इज गोइंग टू बी योर चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन चैप्टर के रिगार्ड में स्टार्ट करते हैं हमारी फॉर्मूला शीट की प्रिपरेशन को। Coming to your very first formula, very first topic, that is your concentration term. So my dear students, when I'm talking about concentration terms, so concentration terms आपके syllabus में बहुत सारी है, starting with your very first concentration term, that is your mass by mass percentage. So when I'm talking about the percentage concentration terms, we majorly have 3 percentage concentration terms. कौन सी मैम? Mass by mass percentage, volume by volume percentage, mass by volume percentage. Got it? तो अगर मैं सबसे पहले की बात करती हूँ that is mass by mass percentage, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना ऐसे भी आपको इतना तो मैथ्स में पता ही होगा व्हाट इज न्यूमरेटर व्हाट इज डिनोमिनेटर, राइट? तो न्यूमरेटर में आपने क्या रखना है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है ना, मास ऑफ सोल्यूशन। जनरली आप सभी फॉर्मूलाज में एक छोटी सी बेसिक सी चीज ऑब्जर्व करोगे भी हम डिनोमिनेटर में सोल्यूशन को ही लेकर के चल रहे हैं, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट मास, बट व्हेन आई बी टॉकिंग अबाउट मोलालिटी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा जब मैं मोलालिटी की बात करूंगी तो वहां पे डिनोमिनेटर में आपको सोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी देखने को मिलेगा। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जब आप फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करेंगे या जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इनको ऑब्जर्व भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला या जो मेजर फॉर्मूलाज हैं सभी में मोस्टली डिनोमिनेटर्स में आपको सोल्यूशन के मास, सोल्यूशन के वॉल्यूम, इन सब की बातें ही करनी है, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं मास
by mass percentage. When I'll be talking about, let us take this color, okay. When I'll be talking about mass by mass percentage, my dear students, है ना, जब हम बात करेंगे किसकी, okay, when we'll be talking about mass by mass percentage, तो mass by mass percentage में numerator में mass of solute, denominator में mass of solution into 100. Why I am multiplying with 100? Because मैं percentage की बात कर रही हूँ, और जब भी हम percentage की बात करते हैं तो 100 से multiply जरूर करते हैं, राइट? ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज? न्यूमरेटर में क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वही देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर में आप सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में आप सॉल्यूशन के लिए लेकर के चल रहे हो, राइट? इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी, इन्हीं दो फॉर्मूलाज में और एक चीज ऐड करना चाहूंगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फिर वहां पर वो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं बता रहा है अभी व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट और व्हाट इज सॉल्यूशन मास। वो डायरेक्टली आपको कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी करके बात कर रहा है। तो आपने जिस भी कंपोनेंट का मास बाय मास परसेंटेज निकालना है उसको अपने न्यूमरेटर में रखना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है, इनटू 100 करना है। मतलब जो भी तुमसे पूछेगा तुमने उसको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। और अगर आपको वहां कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, then you are going to take what, mass of solute divided by mass of total solution into 100. And one more thing students, sometimes question paper में examiner आपको क्या confuse कर सकता है, you should know that solution is comprised of both. You should know that solution is comprised of solute plus solvent. So sometimes in question paper वो आपको solute और solvent का ही मास देगा। किसका मास देगा भाई? वो आपको solute और solvent का ही मास देने वाला है। किसका मास देने वाला है? सोल्यूट और सॉल्वेंट का देने वाला है, सोल्यूशन का मास नहीं देगा। सो इन दैट केस आपको मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है बाय एडिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास। गॉट इट? सो ओवर हियर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर मैं आप सबसे बात करती हूँ, किसकी भाई? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, सॉरी किसकी बात करती हूँ मैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करती हूँ, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ऐसे अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, जो कि आता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम पीपीएम भी कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन और पीपीएम। अब मिलियन की बात हो रही है तो यहाँ पे आपने जिसका मास पूछा गया है डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू, अब 100 नहीं करना, इनटू क्या करना है? अगर आपको यहाँ देखिए, इसको आप सही करके लिखेंगे, अब यहाँ 100 नहीं करना, दिस वोंट बी कमिंग ओवर हियर। मैम यहाँ क्या आ जाएगा? फिर यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 10 की पावर 6। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू? अभी तक आप हर केस में क्या कर रहे थे? अभी तक हम हर केस में मैम इनटू 100 कर रहे थे, बट पीपीएम में एज इट इज मिलियन, तो 10 की पावर 6 से आपको उसे मल्टीप्लाई करना होगा इंस्टेड ऑफ 100। बाकी सब कहानी सेम है, बाकी सब क्या सेम है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर तो मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास इनटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। आई होप सो ऑल द 4 फॉर्मूलाज आर क्लियर। अब हम नेक्स्ट शीट पर चल सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर चल सकते हैं। आई एम गेटिंग अ साइड, आई वांट यू पीपल टू टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू योर फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आई एम नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट the next formula that I've already written over here. One second. Yes. Now I'm going to talk about fifth formula, जो मैं यहाँ पे आपको लिखवाना चाहूंगी। फिफ्थ फॉर्मूला जो मैं आपको खुद लिखवाना चाहूंगी, रीजन इज द स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर जाते हैं, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलालिटी। मोलैरिटी और मोलालिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। So fifth and sixth formula we are going to do over here, molality and molarity. अब ये दोनों चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम लगने वाली है, ठीक है? मोलारिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं, जबकि मोलालिटी को हम स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है? कमिंग ऑन टू द फॉर्मूला शीट ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। किसमें? लीटर्स में लेना है आपने, ठीक है? अब इसी फॉर्मूला को मैं और मॉडिफाई कैसे करके लिखूंगी, ध्यान देना। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम अगर सोल्यूशन का मैं किस में ले रही हूँ, ml में ले रही हूँ, तो मैं 1000 से उसे डिवाइड कर दूंगी। क्या कर देंगे मैम, हम 1000 से उसे डिवाइड कर देंगे। आई होप सो ये दो फॉर्मूलाज तो आपको इसके क्लियर हो गए होंगे, ये दो फॉर्मूलाज तो भाई आपको इसके क्लियर हो गए होंगे। यस यस मैम। अच्छा, इसके अलावा क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है m1v1 इज इक्विवेलेंट टू m2v2। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन इट इज अबाउट डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और उसमें मैंने कुछ वॉल्यूम डाल दिया, ठीक है, जिससे मेरे एक न्यू वॉल्यूम ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू लाइक आफ्टर डाइल्यूशन क्या मोलारिटी रही, तो आप m1v1 इज इक्वल टू m2v2 का फॉर्मूला वहां अप्लाई करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर फॉर्मूला दैट इज m1v1 plus m2v2 is equivalent to m into v1 plus v2। दिस इज द फॉर्मूला दैट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज, जब आपसे सोल्यूशन की पोलैरिटी पूछते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है, एक और सोल्यूशन है, आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क, जो न्यू सोल्यूशन क्रिएट हुआ उसकी मोलैरिटी क्या है। सो उसकी मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करोगे एंड रेस्ट यू गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। कमिंग ऑन टू यूनिट ऑफ मोलैरिटी दैट इज मोलर। और अगर हम मोलालिटी की बात करते हैं, मोलालिटी को स्मॉल m से लिखते हैं। मोलालिटी स्टूडेंट्स क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे मैं क्यों लिखवा रही हूँ, रीजन इज यहाँ बच्चे गलती करते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या आएगा मैम यहाँ पे, मास किसका आएगा, सॉल्वेंट का आएगा, इन केजी आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज जहां पे a lot of students do mistake, ठीक है। यहाँ पे आपको सोल्यूशन का मास नहीं लेना है, यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का मास लेना है। वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पे वो कंफ्यूज कर सकता है, वो नंबर ऑफ मोल्स की बजाय आपको गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन पेपर में दे दे, तो यू शुड नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू। अब हम हमारे अगले फॉर्मूला पे चले, शैल वी? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला, ठीक है, यू कैन करेक्ट द टर्म, इट इज 7th नंबर, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है एंड व्हेन आई बी टॉकिंग अबाउट नॉर्मेलिटी, सो स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, by volume of solution in ml into 1000। when it is liter तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा 1000, तो वो जरूरत नहीं है। when you are taking ml में वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में, तो when you are dividing 1000 will go above, राइट। दूसरी बात, अब आप कहेंगे भी मैम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो वी विल गेट इन क्वेश्चन पेपर, बट व्हाट अबाउट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का वे, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब आप फिर से कहोगे भी मैम मास ऑफ सोल्यूट तो हमें क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, या जिसे हम एन फैक्टर भी कहते हैं। अगर मैं आपके एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो नॉर्मेलिटी सेगमेंट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, लेकिन ये जो सेगमेंट है इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कोरिलेट करके, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट दिस एज वेल, इसीलिए मैं इसकी फॉर्मूला शीट में भी लिखवा रही हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है। क्लियर है। एसिड्स के लिए आप एन फैक्टर इस बेसिस पे देखोगे कितने H पॉजिटिव निकले, बेसिस के लिए एन फैक्टर आप ये देखोगे कितने OH नेगेटिव निकले, और सॉल्ट के लिए या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखोगे या टोटल नेगेटिव चार्ज देखोगे। दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। सो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। मान लो A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो A के मोल्स बाय टोटल मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल मोल्स, राइट। मोल फ्रैक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। Coming on to the next part, अगर मैं बोलती हूँ मोल फ्रैक्शन B का कैसे निकालना है, so that is number of moles of B by total moles, या total moles आएगा, please kindly correct it, here it will be total moles, okay, number of moles by total moles, this is what is mole fraction. Coming on to next one formula, जिससे क्या कर सकते हो आप क्वेश्चन पेपर में अपना टाइम सेव करने के लिए, अगर आपने किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है और दूसरे कंपोनेंट का निकालना चाहते हो, सो दिस वन बेसिक फॉर्मूला हेल्प्स यू टू हेल्प्स अ लॉट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1। सो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो पाएगा।
राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। ओके, कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट फॉर्मूला शीट, नाउ कम्स हेनरीज लॉ। तो अब हम हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स इज ओवर। हेनरीज लॉ में देखते हैं, सो द प्रेशर अप्लाइड, या फिर मैं कहूंगी जो पार्शियल प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और आई वुड से सॉल्युबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए हेनरीज कांस्टेंट KH आया है, ठीक है, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट एंड दिस स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं जो प्रेशर अप्लाइड होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, राइट। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू उतनी कम उसकी सॉल्युबिलिटी। व्हाई? बिकॉज दे आर इन अ मल्टीप्लिकेशन। सो कई क्वेश्चंस में वो आपसे ऑर्डर पूछ ले, वैल्यू KH की दे दे, तो आप सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बहुत इजीली बता सकते हैं। कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज राउल्ट्स लॉ। अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं, Raoult's law states that the total pressure is equivalent to the sum of the partial pressures. And what do you refer to as the partial pressure, for example, of a component? वो equal होता है pure into उसका mole fraction. ऐसे partial pressure B का क्या होगा? Pure का pressure into mole fraction of B. So total pressure is sum of both partial pressure of A and partial pressure of B. Right? ऐसे students हम पढ़ते हैं about Dalton's law. So as per Dalton's law, the partial pressure of A is equivalent to YA into PT. Now what is YA? Y is mole fraction of A in vapor phase. In the same way, अब अगर मैं पूछती हूँ what is partial pressure of B? So that is YB into total pressure. And what is YB? YB is mole fraction of B in vapor phase. Sorted है? चलिए, आप इन फॉर्मूलाज को भी नोट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो आइडियल सोल्यूशन आर दोस सोल्यूशन व्हिच बेसिकली फॉलोज राउल्ट लॉ, और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब अगर मैं आइडियल सोल्यूशन की बात करती हूँ, सो सेम इक्वेशन दैट वी डिड इन आइडियल in Raoult's law is followed over here in ideal solution. So that is total pressure is equivalent to sum of the partial pressure of A plus partial pressure of B. And what is partial pressure of A? That is pure pressure of A into mole fraction of A plus pure pressure of B into mole fraction of B. Coming on to about non-ideal solution. So non-ideal solution is a solution that does not follow Raoult's law. That means now over here, the total pressure is not equivalent to the sum of partial pressures. Moreover, here delta V mixing is not equal to 0. Delta S is positive. What do you refer to as delta S2? Delta S का मतलब होता है entropy. Delta H होता है enthalpy. एंट्रोपी होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। रैंडमनेस की बात की तो रैंडमनेस बढ़ती है। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर ऑल द केसेस एंड डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल इन दोनों केसेस में डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल में 0 के इक्विवेलेंट होता है। अब अगर आप नॉन आइडियल सोल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे दो तरह के डेविएशंस वो फॉलो करता है। वन इज योर नेगेटिव डेविएशन, अनदर वन इज योर पॉजिटिव डेविएशन। सो इफ यू हैव अ पॉजिटिव डेविएशन, वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी मोर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी मोर देन 0, डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा जी भी नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जी यहाँ पर भी नेगेटिव ही रहने वाला है, राइट। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। नाउ कम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो दे आर बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन योर सिलेबस। द वेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज relative lowering of vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure is quite related to vapor आइडियल सोल्यूशन का वो वाला केस जब हम ये बोल देते हैं भी जो आपका सल्यूट होता है दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है, सॉरी दैट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर एंड सॉल्वेंट इज बेसिकली वॉलेटाइल इन नेचर। सो व्हेन सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल एंड सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, उस टाइम पर आप ये डेरिवेशन को डिराइव करते हैं जिसकी वजह से हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्योर का प्रेशर माइनस सोल्यूशन का प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर का प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute particles. This X2 refers to mole fraction of solute particles. और अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा dilute solution हो जाता है, उस केस में आप क्या करते हो, जो नंबर ऑफ मोल्स solute के हैं उसको निग्लेक्ट कर देते हो and you get this particular formula. Clear? Okay. Coming on to next part, अब आता है elevation and boiling point. Elevation that means increase in boiling point. तो elevation in boiling point के लिए delta TB से representation होती है which is equivalent to KB into M, that is molality. अगर आप मोलालिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको सिखाया था वो यहाँ पे यूज करोगे सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। मोलालिटी में ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे मैं ग्राम्स में ले रही हूँ इसलिए मैंने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो ऊपर चला गया, ठीक है। ये केबी का फॉर्मूला, केबी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज mRTB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा एच वेपराइजेशन।
ओके ये ग्राफ अगर आप देखते हैं तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको सॉल्वेंट की कर्व दिख रही है और ये सोल्यूशन की कर्व दिख रही है। एंड व्हेन यू जॉइन दिस, ठीक है, तो क्या देखते हो, जो टीबी होता है, टीबी होता है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, सोल्यूशन की, वो ज्यादा है देन द प्योर का बॉइलिंग पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, किसका ज्यादा होता है भाई, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू boiling point. I hope so it is clear and fine. Clear? Yes, ma'am. Coming on to next part. Now comes depression of freezing point. डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना। तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ किसके इक्विवेलेंट होता है, केएफ इंटू मोलालिटी, राइट। अब मोलालिटी का फॉर्मूला सेम, केएफ कैसे निकाल सकते हो, एम आर टी एफ का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो दिस इज योर सॉल्वेंट की कर्व and this is your solution की curve, and when you meet them all together you observe that delta TF not, that means of जो solvent है उसका जो है freezing point वो ज्यादा है solution से, है ना। तो delta TF क्या होगा, TF not minus TF, मतलब वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा ग्राफ एज वेल एज फॉर्मूला। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस में बोलूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप आइसोटोनिक का केस लेते हो तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही सिचुएशंस का सेम होने वाला है, दैट मींस पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। और अगर मैं बात कर रही हूँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन का, सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन व्हिच हैज अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन व्हिच हैज अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। ओके अब हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास की, यानी कि वैन डर फैक्टर की, राइट। वैन डर फैक्टर जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वेरियस टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों हुआ, अगर स्टूडेंट्स में कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेती हूँ, व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, सो इन उन केसेस के अंदर मैं वही फॉर्मूलाज अप्लाई करूंगी जो अभी तक मैं आपको दिखा रही थी। बट नाउ कम्स इलेक्ट्रोलाइट वाला केस, जहां पर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज अपने आयंस में डिसोसिएट हो रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है आयंस में डिसोसिएट हो रही है, सो जो उसका इनिशियल वैल्यू थी, कोई भी चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं और डिसोसिएशन के बाद जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आती है, इन दैट केस हमें वैन डर फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो वैन डर फैक्टर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अनदर टर्म, अगर आप ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी वैन डर फैक्टर निकाल सकते हो। अगर आप एक्सपेरिमेंटल या मैं कहूंगी इन कैलकुलेटिव टर्म्स देखना चाहोगे, सो वैन डर फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने से पहले डिवाइडेड बाय डिसोसिएट होने के बाद डिवाइडेड बाय डिसोसिएट होने से पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। और अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसके इक्वल होता है, आई माइनस वन, आई वैन डर फैक्टर है -1 डिवाइडेड बाय n-1। इस फॉर्मूला से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट फॉर्मूला, आई होप सो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं वैन डर फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम इन्हीं फॉर्मूलाज में कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का था, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है उसके साथ हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम वे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में हम आई इंटू के बी इंटू एम कर देंगे, ऐसे ही डिप्रेशन के अंदर आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। इन द सेम वे ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में मैं यहाँ क्या कहूंगी, दैट इज पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी आपका हो जाएगा। क्लियर है, दैट्स ग्रेट। सो आपने सभी को वैन डर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर वैल्यू, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशन चैप्टर के रिगार्ड में सभी फॉर्मूलाज। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट formulas with regard to your chapter, that is electrochemistry. So I hope so you all are ready for that. Start करते हैं electrochemistry के साथ। तो now this is 18th पार्ट, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है, दैट इज लोन। लोन एक ट्रिक है, यानी कि LOAN, राइट। सो लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन मिलेगी अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हो, राइट हैंड साइड पर रिडक्शन होती है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड होता है, राइट हैंड साइड पे कैथोड होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की मैं ये बता रही हूँ, एनोड है तो इट इज नेगेटिव इस वे से, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख रहे हो, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रखिएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो रिडक्शन करेगा और वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैंने क्या बोला,
जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वही रिडक्शन करेगा और वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इन द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वही ऑक्सीडेशन करेगा और वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप सो दिस इज क्लियर, क्योंकि इस पे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू ऐड इट, है ना। लेकिन इन केस, क्योंकि जो जनरली ऑब्जर्व किया गया है, आपको दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाते हैं, तो अगर आपको कैथोड और एनोड दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं तो आपको कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना है। सो व्हाट आर द फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप कैसे निकाल सकते हो ई नॉट ऑफ द सेल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का गिवन है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का गिवन है तो आपने उनको ऐड करना है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का गिवन है और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो उसको माइनस करोगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, भी दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो क्या करेंगे मैम? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड में से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को माइनस कर देंगे। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन। बिकॉज़ स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलती हूँ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे बोथ आर इक्विवेलेंट नेगेटिव के, जैसे मान लो रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए, नाउ कमिंग ऑन टू 21st फॉर्मूला दैट इज बेस्ड अपॉन नर्नेस्ट इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है? ये जनरली ये इक्वेशन आप हर क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यूसी। लॉग क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किस मतलब फॉर्मूला किस टेम्परेचर रेंज पे है? 298 केल्विन पर, जब आर की वैल्यू आपने 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ली थी और एफ की वैल्यू आपने 96500 कूलम ली थी, तब ये फॉर्मूला डिराइव किया था। मोर ओवर ये फॉर्मूला आया कहां से? 23 और 22 फॉर्मूला से आया है। किससे निकाला आपने? यू नो दैट डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूसी। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता है, आपको दिस यू शुड नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा, है ना। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यूसी। तो अपने वैल्यूज पुट करिए, यू गेट दिस फाइनल फॉर्मूला जो आपने हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। कमिंग ऑन टू योर 24th इक्वेशन, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। यू शुड नो रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग 1 बाय एम। आयन की बात की गई है, उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट काम, अगर आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो आप नर्नेस्ट इक्वेशन ऐसे अप्लाई करोगे। इसके बाद वन ऑफ द एप्लीकेशन इज अबाउट इक्विलिब्रियम। अगर आपको इक्विलिब्रियम में निकालनी है वैल्यू, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है n बाई 0.0591 इंटू ई नॉट सेल, राइट। और यही इसी फॉर्मूला से अगर मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछूं तो वो क्या होगा? 10 की पावर n ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.0591, राइट। और ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवा दिया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, सॉलिड है। ओके, so that was 28th formula. Now coming to 29th formula, that is completely based upon Faraday's law. Faraday's law की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ Faraday बोलता है that mass deposit is directly proportional to charge. क्यों? है ना, तो वही है weight liberated is W and Q is charge. और अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटवाते हैं तो Z आ जाता है, that is electrochemical equivalent. Solid. Okay. One more formula that we have derived from this formula only, that is W is equivalent to I into T. क्योंकि क्या होता है? I into T होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है? करंट into टाइम होता है, into E divided by 96500. Is it clear to everybody? ये फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करते हैं। अगला फॉर्मूला आता है सेकेंड लॉ के बेसिस पे। सेकेंड लॉ कहता है W डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ये फैराडे लॉ के बारे में था। अब आता है कंडक्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो 32nd फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। L बाय A आपका होता है सेल कांस्टेंट, जिसको आप G स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंडक्टेंस को स्टूडेंट्स आप कैपिटल G से लिखते हो, विच इज 1 बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो कंडक्टेंस की ओम इनवर्स हो जाएगी या मो हो जाएगी या साइमन हो जाएगी। सॉलिड है। ऐसे ही अगर आप कंडक्टिविटी का निकालना चाहते हो, दैट व्हाट इज कापा? कापा इज कंडक्टिविटी, जो कि इक्विवेलेंट होती है कंडक्टेंस इनटू L बाय A, राइट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट होती है कापा यानी कि कंडक्टिविटी
into 1000 by molarity. In the same way, equivalent conductance किसके इक्वल होती है? kappa into 1000 by normality के. Normality का फॉर्मूला इसीलिए मैंने निकलवाया था ताकि आपको यहाँ पे यूज हो सकता है. Coming to the next part, that is 36th फॉर्मूला, जो कि है अल्फा के बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की. वो किसके इक्वल है? मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डिल्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के. इन द सेम वे इसकी हेल्प से आप Ka की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि होती है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा. और यहाँ पे जब आप इस अल्फा की वैल्यू को इधर इक्वेट करते हो तो आपको 38 फॉर्मूला मिलता है. दैट इज Ka is equivalent to C molar conductivity at finite dilution का square divided by molar conductivity at infinite dilution into molar conductivity at infinite dilution minus molar conductivity at finite dilution. I hope so this is clear. आप बस इस फॉर्मूला को इसके अंदर इक्वेट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. Right? Okay. Now moving on to your next part. This is about chapter that is केमिकल काइनेटिक्स. अब हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की बात करने जा रहे हैं. Shall we start? Yes, ma'am. सो अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला फॉर्मूला आता है अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स या फिर चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम. राइट. इन द सेम वे अगर एवरेज रेट की बात करती हूँ तो रिएक्टेंट की टर्म्स में क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, और प्रोडक्ट्स में पॉजिटिव वैल्यू आती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम. कमिंग ऑन टू व्हाट इज रेट लॉ इक्वेशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें मैं ऐड ऑन भी करवाना चाहूंगी. रेट लॉ इक्वेशन की अगर मैं बात करती हूँ, सो दैट इज रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर उसका ऑर्डर. ध्यान रखिएगा, अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है XA प्लस XB gives C plus D. Let's take an example. तो यहाँ पे n जो है वो x के इक्वल भी हो सकती है और n जो x के इक्वल नहीं भी हो सकती है. n x के इक्वल कब होगी? जब वहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन है, और अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो n या और जो m है वो x और y, इसको ले लेना, x और y के इक्विवेलेंट नहीं होता है. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही आपका स्टोइकियोमेट्रिक नंबर ऑर्डर के इक्वल होता है. ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा. n प्लस m क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का. नेक्स्ट कम्स ठीक है, नेक्स्ट कम्स 42nd फॉर्मूला. दैट इज अगर आपको ये रिएक्शन दी गई है और आपसे रेट इक्वेशन पूछी जाती है, रेट एक्सप्रेशन पूछा जाता है, सो रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt किसके इक्वल होता है? ये जो नंबर है इसको 1 अपॉन करके लिखना है. रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा, -1 by a dA by dt. b होगा तो -1 by b dB by dt. उसके बाद अब प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आ जाएगा 1 by c dc by dt, और d हो जाएगा तो 1 by d dd by dt. क्लियर है? ओके. कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट. अब आपके सामने क्या है? मैंने एक टेबल बना दिया है जहां पे मैंने आपको फॉर्मूलाज दे दिए हैं. किस किस के फॉर्मूला दिया? मैंने आपको डिफरेंशियल रेट लॉ का फॉर्मूला दिया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का दिया है, हाफ लाइफ का दिया, और T3/4 का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे दिया है. स्टार्टिंग विद कौन से ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूलाज दिए हैं. तो जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ होता है रेट इज इक्विवेलेंट टू रेट कांस्टेंट के. फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है रेट इज इक्विवेलेंट टू k इंटू a की कंसंट्रेशन. सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? k इंटू a की पावर 2 हो जाएगा. यहाँ पे सिंपल सी बात है क्योंकि सेकंड ऑर्डर है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपको जीरो ऑर्डर के लिए क्या मिलती है? a0 माइनस at इज इक्विवेलेंट टू kt. a0 होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, at होती है फाइनल कंसंट्रेशन. ठीक है. फर्स्ट लॉ के लिए क्या मिलेगा? kt इज इक्विवेलेंट टू ln a0 बाय at. ठीक है. इन द सेम वे सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए रेट लॉ लिख दी है. मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इज सफिशिएंट, बट हाँ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको सेकंड ऑर्डर के बारे में भी पता होना चाहिए. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. अगर आप हाफ लाइफ टाइम में टी हाफ का फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन कैलकुलेट करते हो तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? a0 बाय 2k. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? 0.693 बाय k हो जाएगा, और आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा. कमिंग ऑन टू, अगर आप 3/4 का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो t 3/4 की वैल्यूज आपको मैंने यहाँ पे दे दी है. ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं. मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट. नाउ कम्स टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म. ठीक है, तो 46th फॉर्मूला हमारा आर्हेनियस इक्वेशन पे, दैट इज k इज इक्विवेलेंट टू a इंटू e की पावर माइनस ea बाय RT. ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी. नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 47, दैट इज ln k इज इक्विवेलेंट टू ln a माइनस ea बाय RT. नेक्स्ट इज आपको अगर दो टेम्परेचर्स के रेंज में दे देते हैं, दो रेट कांस्टेंट देते हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ln k2 बाय k1 इज इक्विवेलेंट टू ea बाय r इनटू 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2. और अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? kt प्लस 10 बाय kt करके निकालोगे. इज इट क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट.
नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दो जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए है, और ये बाकी के सारे ग्राफ्स आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये जो आपको ग्राफ है ये a बाई टी के बीच में है, जिसके अंदर आपको एक नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलती है, स्लोप मिलती है। यहाँ पे टी हाफ और a नॉट के बीच में, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो ये ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर में देखूं तो एल एन ए वर्सेस टी का फिर से नेगेटिव स्लोप है। टी हाफ और ए नॉट की बात करती हूँ तो ये कांस्टेंट है, डिपेंड नहीं करता है। अगर रेट और ए की बात करती हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ए और टी की बात करती हूँ तो आपको ये ग्राफ देखने को मिलता है। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू, राइट? ओके, सो हियर स्टूडेंट्स वी एंड आवर टुडेज सेशन। आई होप तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अब आपने एक फॉर्मूला शीट भी प्रिपेयर कर ली है, सो एज यू वेरी वेल नो दैट फिजिकल केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट यहाँ पर जिसके अंदर आपके पास फॉर्मूलाज है। ऑर्गेनिक में यू हैव रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक में यू हैव सब्जेक्टिव पोर्शन, एंड यस यू डू हैव सम रिएक्शंस एज वेल। तो बेसिकली यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आपके सारे फॉर्मूलाज क्रिएट हो रहे थे, विच वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्मूला शीट फॉर अबाउट 50 formulas, or I would say 50 formulas and tricks over here. So मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, एक तरह से बोलेंगे तो क्विक रिवीजन होने वाली है। सो आप लोग इस फॉर्मूला शीट को बिफोर एग्जाम फटाफट से रीड करके जाइएगा, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। मोर ओवर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फॉर्मूला शीट को अपने पास रखिए, क्वेश्चंस आप उस अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज को देख देख के करिए, और जब आप सेकंड टू थर्ड टाइम प्रैक्टिस करें तो फॉर्मूला शीट को साइड रखिए और बिना देखे क्वेश्चंस कीजिए। आई गेस ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।